डीपीएसपी पार्ट 4 का रिवीजन करेंगे, ठीक है, फटाफट क्विक रिवीजन। इसके जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है सब फटाफट अभी देखेंगे। तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी चलता है, ठीक है। आर्टिकल 36 में डेफिनेशन है स्टेट। स्टेट का क्या मतलब होता है? तो स्टेट मतलब सेम डेफिनेशन है जो फंडामेंटल राइट में डेफिनेशन है, ठीक है। आर्टिकल 37 बोलता है कि एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट 4। तो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो आर्टिकल 4 जो पार्ट 4 में जितने प्रिंसिपल्स हैं, जैसे 38 से लेके 51 तक जितने प्रिंसिपल्स हैं, उसको स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो करे, ये इन सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो कराए, बट ये कंपलसरी नहीं है, इन्फोर्सिबल नहीं है, ठीक है। हाँ, मतलब जस्टिसेबल नहीं है, राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो जस्टिसेबल नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन इट्स अ ड्यूटी, ऑब्लिगेटरी है बेसिकली। दिस इज एन ऑब्लिगेशन टू द स्टेट, नॉट अ ड्यूटी टू द स्टेट। मतलब इसको लेके आप, हाँ, ये मोरल ऑब्लिगेशन है। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है। अब आते हैं आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में क्या है? 3 तरह की जस्टिस, जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है, जस्टिस, 3 जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, वो सेम जस्टिस देने की बात की गई है आर्टिकल 38 में भी। और एक नया शब्द जोड़ा गया है कि इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए स्टेट को प्रयास करना है। स्टेट हैज टू ट्राई कि इनइक्वालिटी जो समाज के अंदर है, किस तरह की इनइक्वालिटी, सोशल और डिग्निटी, मतलब यही बेसिकली यही सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिग्निटी, इकोनॉमिक इनजस्टिस जो है उसको रिड्यूस करे, ऐसे प्रोविजन स्टेट को बनाने चाहिए, ठीक है। गॉट इट? उसके तो ये वाला ऐड कहाँ हुआ था? ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड हुआ था। इंदिरा गांधी जी की सरकार गिरी थी, उसके बाद मुरारजी की सरकार आई थी, उसमें 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इस चीज़ को ऐड किया था। अगला आर्टिकल है 39। आर्टिकल 39 में 6 प्रोविजंस हैं। 6 प्रोविजंस। पहला है कि लाइवलीहुड, मतलब स्टेट को ऐसा कोशिश करना चाहिए कि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सबको मिले, ठीक है, पहला है। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ऐसे स्टेट को कदम उठाने चाहिए कि रिसोर्सेज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। तीसरा, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रिड्यूस करे, ऐसे प्रोविजंस भी स्टेट को बनाने चाहिए जिससे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ रिड्यूस हो। चौथा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क टू मेल एंड फीमेल, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को स्टॉप करने के लिए स्टेट को कोशिश करनी चाहिए। पांचवा है हेल्थ ऑफ वर्कर एंड चाइल्ड अब्यूज, वर्कर के हेल्थ को प्रायोरिटी देने की बात की है। ऐसे लॉ स्टेट को ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वर्कर्स के हेल्थ को प्रायोरिटी मिले और चाइल्ड से जबरदस्ती काम ना हो, मतलब चाइल्ड अब्यूज इन रिस्पेक्ट टू वर्क ये नहीं हो, इसे स्टेट को प्रोविजन बनाने चाहिए। और लास्ट जो प्रोविजन है इसके अंदर अंडर क्लॉज F वो है हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, एंड हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन वाज एडेड इन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक हम इसमें देखेंगे कि जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज होंगी वो भी देखेंगे, रिलेटेड चीजें होंगी वो भी देखेंगे। तो भी 39 आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को आप वॉयलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 31C, ठीक है। आर्टिकल 31C है जिसके अंदर ये बात की गई है, जिसमें ये कहता है कि भाई अगर आर्टिकल 39B और C, देखो इन जनरल क्या है कि फंडामेंटल राइट प्रिवेल ओवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अगर कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल फंडामेंटल राइट को ओवररूल कर रहा है तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा। लेकिन एक आर्टिकल 31C जो ऐड किया गया है, इसके अंदर लिखा है कि अगर आर्टिकल 39B और C के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 14 और 19 वायलेट हो रहा है तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 14 और 19 सिर्फ 2 आर्टिकल, फंडामेंटल राइट के 2 आर्टिकल वायलेट किए जा सकते हैं। किस लिए? आर्टिकल 39B और C को इंप्लीमेंट करने के लिए। आर्टिकल 39B और C में क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है और दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रिड्यूस करने की प्रयास, ओके। इसी चीज के करके जैसे हम कई सारे जो लैंड रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए थे, लैंड रिफॉर्म मूवमेंट इसी के तहत हुए थे, ठीक है, क्योंकि इसको अब लैंड रिफॉर्म जब हो रहा था तो उस टाइम आर्टिकल 14 के को बेस मान के उसके ऊपर केस चला था, तो इसके लिए आर्टिकल 31 आया था कि लैंड रिफॉर्म हो सके, राइट। अगला है आर्टिकल 39A। 39A में क्या बोलता है? जस्टिस, इक्वल जस्टिस। आर्टिकल 39 में बात करता है इक्वल जस्टिस का, इक्वल जस्टिस प्लस फ्री लीगल एड टू पुअर्स,
ठीक है, ये प्रोवाइड कर स्टेट को प्रयास करना चाहिए कि इक्वल जस्टिस प्लस फ्री लीगल एड टू पुअर मिले। इसके लिए क्या है, इसके लिए कौन कौन से लेके आए गए हैं, ठीक है, जैसे नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, नालसा एक्ट लेकर आया गया है जो कि आर्टिकल 39A को इम्प्लीमेंट कराता है। और ये जो 39A है किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, हाँ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ऐड किया गया है। इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए और भी चीज़ें हैं जैसे कि लोक अदालत भी ये चीज़ आर्टिकल 39A को इम्प्लीमेंट कराता है। अगला है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 बोलता है कि विलेज पंचायत को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है, यस, तो विलेज पंचायत को प्रमोट करना चाहिए, तो मतलब स्टेट को कोशिश करना चाहिए कि विलेज पंचायत को पावर मिले, ठीक है, उनको अथॉरिटी मिले और ऐसे प्रोविजंस बनाने चाहिए। तो इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए बेसिकली पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेके आएगा, जिसमें आर्टिकल 243 से लेके 243A से लेके 243O तक के प्रोविजंस हैं, ठीक है, विलेज पंचायत को आर्टिकल पार्ट 9A को लेके आएगा, किसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। तो इससे हमारा आर्टिकल 40 का जो डायरेक्टिव है वो उसको पूरा करने का जो पार्ट 9 लाने का जो अधिकार है या जो पावर है वो कहाँ से डिराइव होता है, आर्टिकल 40 से डिराइव होता है। अगला है आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में 4 बातें कही गई हैं मोटा मोटी। पहला है राइट टू वर्क, जो हर एक सिटीजन्स को स्टेट को प्रयास करना चाहिए कि राइट टू वर्क अवेलेबल कराया जाए, ठीक है। उसके बाद है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन लाने के लिए भी राइट टू एजुकेशन को भी प्रयास करना चाहिए स्टेट को। प्लस पब्लिक असिस्टेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, स्टेट को कोशिश करना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट घटे, इसके लिए पब्लिक को कुछ असिस्टेंस देना पड़ रहा है तो वो देना चाहिए, ठीक है। और चौथा है पब्लिक असिस्टेंस फॉर ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, ठीक है। अब इसके लिए अलग अलग प्रोविजंस है, ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, हम इसको मर्ज क्लब करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को अप्लाई करने के लिए कोई लॉ बना है या फिर सरकार क्या क्या काम कर रही है। तो जो पहला है राइट टू वर्क, राइट टू वर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्कीम है, फॉर एग्जांपल मनरेगा स्कीम। मनरेगा स्कीम में मिनिमम 100 डेज का वर्क प्रोवाइड करने का प्रावधान है। आई थिंक 90 डेज और 100 डेज, आई थिंक इट्स 100 डेज, ओके, एक बार कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें है कि मिनिमम नंबर ऑफ डेज है कुछ जो कि उतना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया ही जाएगा मनरेगा के तहत। उसके बाद है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन के लिए राइट टू हैव एजुकेशन, इसके लिए आर्टिकल 21A भी इम्प्लीमेंट किया गया है। आर्टिकल 21A क्या है, राइट टू एजुकेशन, जो फंडामेंटल राइट का पार्ट बनाया गया है। इसके साथ साथ जैसे इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए क्या है, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान में सब पढ़ें, ये वाला आपने सुना होगा स्लोगन। तो इस चीज़ के तहत हम क्या कर रहे हैं कि आर्टिकल 41 से जो हमारे स्टेट को जो पावर मिला है या फिर स्टेट को डायरेक्टिव्स मिला है कि ये आपको करना चाहिए, तो स्टेट उस दिशा में काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद है पब्लिक असिस्टेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। इसके लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम जैसे स्कीम्स हैं, जिससे क्या है बेसिकली कि पब्लिक को कैसे इनेबल करें कि वो अनएम्प्लॉयड ना रहें, उनके एम्प्लॉयमेंट गेन करने में सरकार कैसे मदद कर सकती है। तो उसके लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, जिसमें सरकार प्रमोट करती है इंडस्ट्रीज़ को कि भाई कॉलेज ग्रेजुएट्स को या फिर अलग मतलब रिस्पेक्टिव वोकेशनल वाले जो हैं लोग कैंडिडेट्स, उसको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोवाइड करें सो दैट वो इजीली एम्प्लॉयबल बन सकें, ठीक है। उसके बाद है अदर प्रोग्राम, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अदर प्रोग्राम्स हैं, वो सारे प्रोग्राम्स भी इसी के तहत आ जाएंगे। फिर अगला है पब्लिक असिस्टेंस फॉर ओल्ड एज या सिकनेस या डिसेबलमेंट के लिए, ठीक है। जैसे तो इसके लिए काफ़ी सारे स्कीम, जितने सारे पेंशन स्कीम्स है, फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम है। उसके बाद जो जन आरोग्य योजना है, आयुष्मान भारत, ठीक है, आयुष्मान भारत वाला भी इसके अंदर आ जाएगा। फिर राष्ट्रीय वयोश्री प्रोग्राम जो है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। हाँ, मातृ वंदना योजना, हालांकि वो इसके अंदर नहीं आएगा, इस सिकनेस ओल्ड एज और डिसेबलमेंट के लिए। मातृ वंदना योजना प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है ना, तो इस पर्टिकुलर क्लॉज में नहीं आएगा, बट ब्रॉडली हाँ ठीक है। फिर अगला आता है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 क्या होता है, ह्यूमेन कंडीशन फॉर वर्क, हाँ इसके अंदर आएगा ह्यूमेन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी बेनिफिट, मैटरनिटी रिलीफ। स्टेट को प्रोविजन बनाना चाहिए जिससे वर्किंग कंडीशन प्रॉपर रहे, वर्कर्स को एक्सप्लॉयटेशन ना हो और मैटरनिटी रिलीफ भी मिले। तो इसके लिए काफ़ी सारे लॉज हैं ऑलरेडी इंडिया के अंदर, और फॉर एग्जांपल है कि पेड मैटरनिटी लीव 26 वीक्स का पेड मैटरनिटी लीव हो गया है,
एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट। इसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके अंदर 6,000 रुपये दिया जाता है 3 इंस्टॉलमेंट में। वो बेसिकली इसका टारगेट यही है कि जो वर्किंग वुमेन है, जो लेबर क्लास की हैं, वो वो काम नहीं करें, प्रेगनेंसी के दौरान उनको काम नहीं करें और उसके लिए उनको कॉम्पनसेशन मिल जाए, राइट। सो दिस इज आर्टिकल 42। या छोड़ना ना पड़े उन्हें अपने काम ना छोड़ना पड़े और काम छोड़ के वो अपना प्रेगनेंसी के लिए की हालत में आराम से रह सके। नहीं, जैसे होता है ना कि मैटरनिटी जब होती है तो वो छोड़ देती हैं काम। हाँ, तो काम प्रेशराइज करके छोड़ देते हैं, तो वो चीज ना हो, दे विल कंटिन्यू आफ्टर दैट आल्सो। नो, ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का टारगेट ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें काम ना करना पड़े। अगर उनके पास पैसे नहीं आएंगे तो उनको काम करना पड़ेगा, जो कि बच्चे के लिए डेली वेज वर्कर्स है उनके लिए है। एग्जैक्टली। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो सिर्फ डेली वेज के लिए नहीं है, सर्टेन क्राइटेरिया हैं, बट मोटा मोटी ब्रॉडली ये विजन है कि वेज के लिए इसलिए क्योंकि 2,000 रुपए देगी तो 2,000 रुपए में होने का काम चलता है। सिर्फ 2,000 नहीं है, 6,000 रुपये है एक साल का। वो पैसे देगी क्राइटेरिया के बेसिस पे, पहले 2,000, फिर आप हॉस्पिटल जा रहे हो तब 2,000, फिर आप जब ठीक है फाइन 6,000 3 इंस्टॉलमेंट में आता है। ओके फाइन, लेट्स मूव अहेड। उसके बाद आर्टिकल 43 है लिविंग वेज। आर्टिकल 43 में क्या बोलता है कि लिविंग वेज ऐसे मतलब वेजेस होना चाहिए, इतने वेजेस होना चाहिए कि अपना जो एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके और प्रॉपर एप्रोप्रिएट वेजेस उसको अर्न कर सके, प्लस सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्कर्स, मतलब वर्कर को सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज भी मिल सके, मतलब थोड़ा घूमने फिरने का भी प्रावधान हो, सोशल रिकॉग्निशन भी हो, ऐसे उसको स्टेट को चाहिए कि ऐसे प्रोविजन बनाए, ठीक है। तो इसके लिए कई सारे एक्ट हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल है मिनिमम वेजेस एक्ट, फिर है फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट। इन सब एक्ट में क्या बोलता है कि भाई उनको एक डिसेंट कितना मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए। मिनिमम वेजेस एक्ट हर स्टेट का अलग अलग होता है, दिल्ली का अलग है, तो वो लिविंग कंडीशन जैसा जैसा है उसके हिसाब से मिनिमम वेजेस सेट होता है, ठीक है। तो उसके लिए लिविंग स्टैंडर्ड, हाँ, तो डिसेंट, तो आर्टिकल 43 से इंपावर होकर मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया गया, या फिर इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया गया है, ठीक है। फिर आता है अगला कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, ये आर्टिकल 43 में लिखा है कि स्टेट को चाहिए कि कॉटेज इंडस्ट्री को भी प्रमोट करें। इस चीज़ के लिए जैसे एस्पायर स्कीम है, या फिर KVIC एक अलग से बनाया हुआ है, हाँ, KVIC अलग से है जो कि कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करता है। अगला है आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ऐड हुआ था, ये बोलता है कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, जैसे कि ऐसे ही लग रहा है, देखने से लग रहा है कि वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है। अगला है आर्टिकल 43B जो बोलता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को ऑपरेट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए स्टेट को प्रमोट करना चाहिए लोगों को। जितने ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनेंगे उतने ज़्यादा लोग सोशल अपलिफ्टमेंट होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी प्रावधान किया गया है अलग से, जैसे पार्ट 9B है, पार्ट 9B अलग से ऐड किया गया है। 243 सीरीज में ही पार्ट 9B को मतलब इंक्लूड किया गया है। पार्ट 9B अलग से 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको ऐड किया गया है, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 44 जो कि बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, मतलब हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन सबके लिए सिंगल लॉ होना चाहिए, ऐसा स्टेट को प्रयास करना चाहिए। आर्टिकल 44 है। इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि नहीं? अभी नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। इसके लिए बात चल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, इसके लिए डिबेट चल रहा है। मतलब क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब हिंदूज, मुस्लिम्स और अदर सारे रिलीजन्स हैं, सबका एक ही जैसा लॉ होना चाहिए। जैसे अभी क्या है, हिंदू लॉ रिगार्डिंग मैरिज, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस एंड ऑल, ठीक है। फिर आते हैं, ठीक है, फिर आते हैं आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 टॉक्स अबाउट चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन अप टू 6 इयर्स ऑफ एज, ठीक है। अब इसमें तीन चीजें हैं, तीन अलग अलग चीज है जो मतलब तीन जगह कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफ इंडिया के अंदर तीन अलग अलग आर्टिकल्स में इस चीज का मेंशन है। पहला आर्टिकल 45 जो बोलता है कि अप टू 6 इयर्स ऑफ एज, 0 to 6 इयर्स की भी रिस्पांसिबिलिटी है, 0 to 6, 6 to 14 सिटीजन का अधिकार है। हाँ, एक मिनट सुन लीजिए। 0 to 6 इयर्स तक एज है तो ये क्या है, DPSP में बोलता है। DPSP आर्टिकल 45। 6 to 14 इयर्स तक की एज के लिए है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A, राइट। और ऐसा ही की है, हाँ, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर भी आर्टिकल 51A के अंदर भी इस बात को कहा गया है कि पेरेंट्स का राइट, पेरेंट्स का ऑब्लिगेशन है
मतलब ड्यूटी है बेसिकली कि अपने बच्चों को जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको पढ़ने भेजें, ठीक है। तो ये आर्टिकल 45 तक हम पहुंच गए हैं। अगला है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 क्या कहता है, SC ST या बैकवर्ड क्लास इनका एजुकेशन कैसे इंप्रूव हो उसके लिए प्रावधान करने चाहिए, इनके ऊपर इनजस्टिस कम से कम हो उसके लिए स्टेट को प्रावधान करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए कई सारे प्रोविजंस हैं, जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी है इस चीज़ के लिए, यहाँ से इंस्पायर्ड है, फिर SC ST एक्ट है यहाँ से इंस्पायर्ड है, फिर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो है अगेंस्ट SC ST यहाँ से इंस्पायर्ड है। इसके अलावा आर्टिकल 338A है, 338 itself, 338, 338A एंड 338B जो कि SC ST और OBC या बैकवर्ड क्लास रेस्पेक्टिवली की बात करता है। फिर आर्टिकल 17 भी है जिसमें अनटचेबिलिटी के लिए है कि अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड। फिर आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 सारे सब जगह है, काफ़ी जगह इसका मेंशन है, ठीक है। तो दिस इज आर्टिकल 46 बेसिकली SC ST और बैकवर्ड क्लास के उत्थान के लिए बात करता है। अगला आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 कहता है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़े, सिटीजन्स का लेवल ऑफ न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए स्टेट को प्रयास करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए स्टेट को प्रयास करना चाहिए। और तीसरा है कि पब्लिक हेल्थ को भी इंप्रूव करने के लिए स्टेट को प्रयास करना चाहिए। ये 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा है चौथा, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, जैसे कि नशे, जैसे दारू शराब, इन सब चीज़ को बैन करना चाहिए या फिर इसको रिड्यूस्ड कंजम्पशन करें हमारे सिटीजन्स, तो इसके लिए स्टेट को प्रयास करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए अलग अलग लॉ है। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है, PDS, ठीक है। या फिर मिड डे मील, जो बच्चों का मिड डे मील है, इससे भी न्यूट्रिशन लेवल कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए, इसके लिए स्कीम्स है लाइक नेशनल जो हाउसिंग डेवलपमेंट के लिए जो स्कीम्स हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, अर्बन और रूरल, ठीक है, वो इस चीज़ को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत स्कीम है फॉर एग्जांपल, ये है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोले जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स खोले जाते हैं, तो ये सब चीज़ जो पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने की बात कर रहा है उस चीज़ के लिए कारगर है। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को वो करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इसी अभियान में है कि भाई आपने देखा होगा कि टोबैको प्रोडक्ट्स पे कितना ज़्यादा टैक्स है। उसके अलावा लिकर बैन है कई सारे स्टेट्स में, जैसे बिहार में लिकर बैन है, शायद राजस्थान में भी लिकर बैन है। तो ये आर्टिकल 47 के प्रोविजंस को अप्लाई करने के लिए स्टेट प्रयास कर रही है इन सारे प्रोविजंस के तहत। अगला है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 बोलता है स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स के स्लॉटरिंग को बैन करने के लिए को रोकने का प्रयास करना चाहिए स्टेट को, ठीक है। जो दूध देने वाले एनिमल है, चाहे दूध देने वाले नहीं एनिमल है, उनको भी, सबके सारे एनिमल्स को स्लॉटरिंग को रोकने के लिए आर्टिकल 48 में स्टेट को प्रयास करने चाहिए। दूसरा प्रोविजन है कि एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करना चाहिए और एग्रीकल्चर मॉडर्न एंड साइंटिफिक बेसिस पे हो, इस चीज़ के लिए भी स्टेट को प्रयास करना चाहिए। जो एग्रीकल्चर मॉडर्न एंड साइंटिफिक बेसिस पे करने के लिए, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन जो हुआ था, उस क्यों हुआ था ग्रीन रिवोल्यूशन, क्योंकि उसमें हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को और न्यू साइंटिफिक तरीके से उसमें एग्रीकल्चर कराने की बात की गई थी, इसलिए ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था। Sprinkles. Yes. So these all are there in Article 48. Now let's come to Article 49. Sorry, 48A. 48A was the new article which was added by the 42nd Amendment Act. ठीक है, इसमें क्या है कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करने के लिए स्टेट को प्रयास करना चाहिए, प्लस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को भी बचाना चाहिए, ठीक है। ये स्टेट को प्रयास करना चाहिए कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट करें। तो इस चीज के लिए भी कई सारे प्रोविजन हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट एनिमल्स को कैसे प्रोटेक्ट करें, इन सब चीजें का प्रोविजन है WPA 1972 में। और ये चीजें आप बीइंग के लिए जा सकते हो, कौन से पेड़ आप काट सकते हो, कौन से नहीं काट सकते, एग्जैक्टली। तो ये 48 ये कहां ऐड हुआ था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। अगला आर्टिकल 49, इसमें क्या है, मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। इसका सिमिलर एक आर्टिकल 51I फंडामेंटल ड्यूटीज का, जिसके अंदर क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना हर इंडिविजुअल का धर्म है, मतलब ड्यूटी है उसकी।
तो उसी सिमिलर लाइन पे क्या है कि 49 कि स्टेट को प्रयास करना चाहिए कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं नेशनल इंपॉर्टेंस को उसको प्रोटेक्ट करें। तो इस मुहिम में क्या है कि मतलब आर्टिकल 49 को फुलफिल करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये बनाया हुआ है। फिर अगला है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या बोलता है कि सेपरेशन, स्टेट को प्रयास करना चाहिए कि जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर हो, ठीक है। तो ये आर्टिकल 50 बोलता है। अब ये कैसे इंश्योर किया जाता है, तो इसके लिए कई सारे प्रोविजंस हैं। पहला जैसे कॉलेजियम सिस्टम है। कॉलेजियम सिस्टम में क्या है कि जुडिशियरी इटसेल्फ अपॉइंट जुडिशियरी, इसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी, ठीक है, ये बनाया गया था 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था कि कॉलेजियम और एनजेएसी क्या है? कॉलेजियम होता है कि जजेस का कमेटी होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक जज को अपॉइंट करना है तो उसमें 4 जज का बेंच रहेगा, 4 जज को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे और वो 4 जज मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन आदमी जज बनेगा, चीफ जस्टिस बनेगा या फिर नया जज अपॉइंट करना है। अच्छा, ठीक है, अगर एक जज सुप्रीम कोर्ट में बस ये अपॉइंटमेंट के लिए काम आते हैं कॉलेजियम। हां, कॉलेजियम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। और कोई केसेस वगैरह करते हैं उसके लिए नहीं, ठीक है। अपॉइंटमेंट के लिए एनजीएसी लेके आया था, मतलब पार्लियामेंट लेके आई थी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी लेके आई थी, जिसमें ये था कि एग्जीक्यूटिव मतलब कुछ लोग जो सरकार से होंगे और कुछ जजेस होंगे, दोनों मिलके और कुछ इंडिपेंडेंट लोग होंगे, जो सब लोग मिलके क्या करेंगे कि जजेस का अपॉइंटमेंट करेंगे, नाम रिकमेंड करेंगे। हाँ, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का नाम रिकमेंड करेंगे। तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। क्यों? इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बोला कि नहीं, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव, अगर सरकार खुद जुडिशियरी अपॉइंट कर रही है तो इस केस में क्या होगा, बायसनेस आ सकती है, तो सेपरेशन नहीं रहेगा, सिर्फ सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रहेगा। तो इस चीज के लिए एनजेएसी वाज मेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इसके लिए उसके बाद अदर प्रोविजंस हैं, जैसे कि सीआरपीसी सेपरेट करता है जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव को। इसके अलावा पहले जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में पावर होता था एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी दोनों का, उस चीज को सेपरेशन ऑफ पावर हुआ है। तो ये सब क्यों हुआ है? आर्टिकल 50 की वजह से, ठीक है। आर्टिकल 50 का जो सेपरेशन ऑफ पावर है, ये सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, तो उसमें ये भी कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर इज अ बेसिक फीचर ऑफ केशव नंदा भारती। नो, आई थिंक इट वाज इन मिनर्वा मिल्स केस। नो, मिनर्वा मिल्स केस में नहीं था, जो भी है एक बार देख लेंगे। उसके बाद केशव नंदा भारती केस में है। ओके, आई एम नॉट श्योर, विल कंफर्म दिस। नेक्स्ट इज आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 टॉक्स अबाउट इंटरनेशनल पीस एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ प्लस पीसफुल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। कोई भी जैसे इंटर कंट्री डिस्प्यूट हो रहा है तो उसमें कैसे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होगा? पीसफुल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, आर्बिट्रेशन से होगा, ना कि वॉर से होगा। तो ये हमें आर्टिकल 51 ए बोलता है। तो बेसिकली एक तरह से देखिए कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी आर्टिकल 51 ए इंस्पायर करता है। इसी के तहत पंचशील एग्रीमेंट या गुजरात डॉट अरेंजमेंट, ठीक है, ये सही है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है हमारा इसी आर्टिकल 51 से इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा डीपीएसपी कवर कर लिया। इसके और दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, वो हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स हैं जो डीपीएसपी को काफी इन्फ्लुएंस करते हैं। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स से, का हाँ, कॉन्फ्लिक्ट टसल्स जो है। एग्जैक्टली, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट। हाँ, ठीक है। तो जैसे कि एक पहला इंपॉर्टेंट केस है चंपकम दोराय राजन केस। चंपकम दोराय राजन केस में क्या था कि ये डिस्प्यूट गया कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को ओवररूल कर सकती है क्या? अगर डीपीएसपी को अप्लाई करना है तो क्या फंडामेंटल राइट को ओवररूल कर सकती है? नहीं कर सकती है। तो चंपकम दोराय राजन ने कहा कि नहीं, फंडामेंटल राइट इज ग्रेटर देन डीपीएसपी, बट अगर फंडामेंटल राइट को अमेंड करना है तो कर सकती है बाय पासिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये तो पार्लियामेंट में ही होता है, ठीक है, हाँ, ये पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करके क्या कर सकती है? फंडामेंटल राइट को ओवररूल कर सकती है, अमेंड कर सकती है, अमेंड कर सकती है, राइट। फिर आता है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में क्या था कि फंडामेंटल राइट ओवर विल प्रिवेल ओवर डीपीएसपी, बट एंड फंडामेंटल राइट विल प्रिवेल ओवर डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट आर सैक्रोसैंक्ट, मतलब उसको कोई अमेंड ही नहीं कर सकता। हाँ, ये उन्होंने बोला था गोलकनाथ केस में, जिसको बाद में ऑफ कोर्स जाके नलिफाई हो गया, सबको पता है। तो राय राजन वाज करेक्ट ना? यस। फिर आता है मिनर्वा मिल्स केस। गोलकनाथ केस के बाद मिनर्वा मिल्स केस आया, जिसमें ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट आर ग्रेटर देन डीपीएसपी, मतलब फंडामेंटल राइट शैल प्रिवेल ओवर डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट कैन एंड फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में जो हार्मनी है
उसी वो बेड रॉक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। मतलब फंडामेंटल राइट और बीपीएसपी दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। अगर इस दोनों का बैलेंस बिगड़ जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मतलब काफी सारा उसका हिल जाएगा सारा। तो इसका जो हार्मनी है उसको हार्मनी को बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि वो अभी उन्होंने बोला कि ये जो हार्मनी है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, कोई एक दूसरे के ऊपर ओवररूल नहीं करेगा। ठीक है, स्पेशली डीपीएसपी को फॉलो करवाने के लिए हम फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच नहीं करेंगे इन जनरल। ठीक है, स्पेसिफिक एक केस है आर्टिकल 31C वाला। फिर आर्टिकल 31C जिसमें हमने देखा था कि आर्टिकल 14 और 19 को ओवररूल कर सकते हैं, वो उसको अप्लाई करवाना। एग्जैक्टली, आर्टिकल 39B और C को अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं। अगला है कुछ अदर डायरेक्टिव्स कौन कौन से हैं। कुछ मतलब ये तो हमने देखा कि पार्ट 4 किस लिए बोलता है कि डायरेक्टिव क्या है, कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या डायरेक्शन दे रहा है। इसके अलावा भी कुछ है, कुछ 3 प्रोविजंस हैं जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर को या फिर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर को डायरेक्टिव दे रहा है। पहला है आर्टिकल 335। आर्टिकल 335 बोलता है कि SC/ST के क्लेम टू सर्विस ऑफ SC/ST शुड बी कंसिडर्ड ऑन पीरियोडिक बेसिस। ठीक है, प्रोवाइडेड जो उनका क्लेम है उससे क्या होगी, एफिशिएंसी पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, मतलब एफिशिएंसी मेंटेन रहे और उनके क्लेम को भी पीरियोडिक बेसिस पे रिव्यू करेंगे। मतलब 335 में है कि जैसे पीरियोडिक बेसिस पे हर 10 साल 8 साल या जब हाँ उनके रिजर्वेशन पॉलिसी को रिव्यू करेंगे। ठीक है, जैसे उनका ओनली इन पॉलिटिकल नॉट इन। ठीक है, तो उसको वो करेंगे, रिव्यू करेंगे पीरियोडिक बेसिस पे। राइट, फिर आर्टिकल 350A है जो इंस्ट्रूमेंट मदर टंग में इंस्ट्रक्ट करने का ऐसे प्रोविजन बना सकती है, राइट करने का प्रोविजन बना सकती है स्टेट। ठीक है, मदर टंग में मतलब बच्चे को अरे फॉर्म भरने के लिए दे दिया जाता है, फॉर्म भरने बच्चे तो ये है ना कि आप अपने मदर टंग में बोल सकते हैं, बिल्कुल वो, लेकिन रूल्स ऑफ प्रोसीजर में आएगा, वो इसमें नहीं है। अच्छा, तो ये डीपीएसपी के अंदर है, डीपीएसपी के अंदर नहीं है, अलग से है। आर्टिकल 350A है जो कहीं और कॉन्स्टिट्यूशन के किसी अदर पार्ट में है। ये कहां पे लागू है? स्कूल्स वगैरह में अलाउड है, इवन ऑफिसेज वगैरह। स्टेट ऐसे प्रोविजन बना सकती है, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग फॉर बच्चों के लिए, मतलब स्कूल्स वगैरह में पढ़ाने के लिए स्टेट चाहे तो ऐसे प्रोविजंस बना सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उसमें जो अलग अलग रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है शुरू में, दैट इज फाइन। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 351। इसमें क्या है कि हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए स्टेट को प्रयास करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए हिंदी लैंग्वेज को। सो दिस इज ऑल अबाउट डीपीएसपी। थैंक यू।